हेटेरोजेनेट कैटालिसिस ऐसी कैटालिसिस जिसमें फेज डिफरेंट हो, रेक्टेंट और कैटलिस्ट डिफरेंट फेज में हो। फर्ज करें कि कैटलिस्ट जो है वो सॉलिड फेज में है और रेक्टेंट जो है वो लिक्विड फेज में है या गैसियस स्टेट में है, तो उसको हम कहते हैं हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। इसमें जो की पॉइंट है वो ये है कि कंटिन्यूइंग development in heterogeneous catalysis include research on new composition for controlled partial oxidation of hydrocarbon। कि इसमें हम जो भी न्यू डेवलपमेंट कर रहे हैं, हेटेरोजेनियस कैटालिसिस जो न्यू डेवलपमेंट है, उसमें हम एक जो न्यू प्रोडक्ट डिज़ाइन करना चाहते हैं या न्यू प्रोडक्ट हासिल करना चाहते हैं, तो उसमें हम पार्शियल ऑक्सीडेशन करेंगे हाइड्रोकार्बन्स की। पार्शियल ऑक्सीडेशन मीन के एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कंप्लीट ना हो, हाफ हो या कुछ पार्शियल हो, कहते हैं पार्शियल ऑक्सीडेशन कहते हैं उसको। जैसे कि हम लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं पार्शियल ऑक्सीडेशन CH4 हाफ O2, तो ये COH2। ये माइक प्लीज बंद रखें अपना। सारा स्टूडेंट माइक अपना म्यूट रखें। तो ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था पार्शियल ऑक्सीडेशन। पार्शियल ऑक्सीडेशन मीन के एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बट नॉट कंप्लीट। जैसा कि CH4 है हाफ O2, हाफ शो करता है कि ऑक्सीजन कंप्लीट यूज नहीं हो रहा बल्कि हाफ यूज हो रहा है, पार्शियल यूज हो रहा है। चेंज टू COH2, H2CO रेशो 1.70। बहरहाल यहाँ पे जो मेन टास्क है मेरा समझाने का वो ये है कि पार्शियल ऑक्सीडेशन को समझाना है कि पार्शियल ऑक्सीडेशन ऐसा होता है जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बट नॉट कंप्लीट। उसके बाद है पेट्रोकेमिकल। ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको उस टॉपिक समझने में हेल्प करेगी। जस्ट लाइक टूल, जिस तरह आप कोई भी काम करना चाहते हैं या जो फर्ज करें एक मैकेनिकल इंजीनियर है, जब तक उसको टूल को नहीं पता कि प्लास कौन सा है, कैंची कौन सी है, तो वो काम नहीं कर सकता। ये कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो आपको टॉपिक के लिए मैं बता रहा हूँ और ये आपको हेल्पफुल होंगी। पेट्रोकेमिकल क्या होते हैं? पेट्रोकेमिकल ऐसे केमिकल होते हैं जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से हासिल किए जाते हैं, डिराइव किए जाते हैं, उसे कहते हैं पेट्रोकेमिकल। तो पेट्रोकेमिकल are chemical derived from petroleum or natural gas. They are an essential part of chemical industry as demand for synthetic material। ये इंडस्ट्री में इंडस्ट्री का एसेंशियल पार्ट है। यानी एसेंशियल मीन कि इंडस्ट्री में इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, लाजमी। विदाउट पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री रन नहीं हो सकती। तो इसमें सिंथेटिक मटेरियल वो मटेरियल जो हम प्रिपेयर करते हैं इन द लेबोरेटरी एंड प्लेस मेजर रोल टुडे इकोनॉमी एंड सोसाइटी। आजकल की जो इकोनॉमी है या हमारे ह्यूमंस बीइंग के रिक्वायरमेंट के लिए ये पेट्रोकेमिकल एक अहम फैक्टर है। उसके बाद अमॉक्सीडेशन। अमॉक्सीडेशन क्या है? अमॉक्सीडेशन एक और टर्मिनोलॉजी है, ये भी आपको उस टॉपिक को समझने के लिए हेल्पफुल होगी। अमॉक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अमोनिया और ऑक्सीजन रिएक्ट करती है किसी एल्कीन और अल्काइल मॉलिक्यूल के साथ। जो इसमें मेजर चीज़ है वो कि अमोनिया और ऑक्सीजन है, इन दोनों को रिएक्ट करेंगे। यहाँ पे एल्कीन है, यहाँ पे अल्केन भी हो सकता है या कोई और कंपाउंड भी हो सकता है, लेकिन ये जो कॉमन है वो क्या है? अमोनिया और ऑक्सीजन। और यहाँ पे जो CN बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, शो नहीं हो रहा, लेकिन वैलेंसी अगर हम देखें तो कार्बन की 4 होती है। तो यहाँ पे CN जो है यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, इसको हम नाइट्राइल कहते हैं। तो इमॉक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें हम अमोनिया और ऑक्सीजन को डिफरेंट हाइड्रोकार्बन के साथ मिक्स करते हैं। हाइड्रोकार्बन अल्कीन भी हो सकता है, अल्केन भी हो सकता है, और कुछ अल्काइल एरोमेटिक कंपाउंड भी हो सकते हैं, और उसे हम नाइट्राइल हासिल करते हैं। C ट्रिपल बॉन्ड एंड नाइट्राइल है। ये नाइट्राइल्स को बनाने का एक जो है वो मेथड है।
तो इन केमिस्ट्री इमॉक्सीडेशन इज एन इंडस्ट्रियल प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्राइल। ये इंडस्ट्री में नाइट्राइल को प्रोड्यूस प्रोड्यूस करने का एक मेथड है यूजिंग अमोनिया एंड ऑक्सीजन, जिसमें हम अमोनिया और ऑक्सीजन यूज़ करते हैं। द यूजुअल सबस्ट्रेट और अल्कीन के आमतौर पर हम जो है अल्कीन यूज़ करते हैं, लेकिन अल्कीन के लिए हम और भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अल्कीन है कुछ एरोमेटिक डेरिवेटिव है, लेकिन मोस्टली हम अल्कीन यूज़ करते हैं। इट इज़ समटाइम कॉल्ड द सोयू प्रोसेस। हम इसको सोयू प्रोसेस भी कहते हैं। एक्नॉलेजिंग दैट oxidation was first discovered by Standard Oil of ओयो। ये ओयो एक साइंटिस्ट का नाम है। 1957 ने उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था, तो उसी साइंटिस्ट की नेम की वजह से इसको हम ओयो जो है नेम देते हैं इसको। तो ये नीचे रिएक्शन भी दी बना है कि ये अल्कीन है और ये ऑक्सीजन अमोनिया और NCN ये नाइट्रिल कंपाउंड बन गया और साथ वाटर बन गया। ये टर्मिनल जो भी आपको उसको कंसेप्ट को समझने में हेल्पफुल होगी। उसके बाद पार्शियल ऑक्सीडेशन। अब इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा बैक पे जाएं तो जहां पर मैंने आपको बताया है कि इसमें अल्कीन हम यूज़ करते हैं पार्शियल ऑक्सीडेशन में। यहाँ पे देखिए अल्कीन में 3/2 है। ये भी क्या है, एक पार्शियल ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन ही है। इसके अलावा अगर हम देखना चाहें तो अल्कीन इपॉक्सीडेशन है, एरोमेटिक हाइड्रोक्सिलेशन है, अमॉक्सीडेशन ऑफ अल्कीन है, अल्काइल एरोमेटिक हैं। ये सारे जितनी भी एग्जांपल हैं सब के अंदर क्या होता है, पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है। अच्छा, पार्शियल ऑक्सीडेशन में ओवरऑल हम करते क्या हैं? पार्शियल ऑक्सीडेशन में हमारे पास एक सिलेक्टिव हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट होता है। सिलेक्टिव हम डिफरेंट वे से इसको डिस्कस कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले पढ़ाया है कि सिलेक्टिव कैटलिस्ट वो भी हो सकता है कि फ़र्ज़ करें कि हम आर स्टीरियोआइसोमर आर कन्फिग्रेशन का अगर हम प्रोडक्ट हासिल करना चाहते हैं और एक स्पेसिफिक कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तो वो आर बनता है। अगर कोई और कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तो आर नहीं बनता। तो जिससे आर कन्फिग्रेशन आर कन्फिग्रेशन का ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहा है तो उसको कहते हैं ये सिलेक्टिव है। इसी तरह हम जो प्रोडक्ट हासिल करना चाहते हैं पार्शियल ऑक्सीडेशन के लिए, तो उसमें हम कोई ना कोई कैटलिस्ट पहले हम ऑप्टिमाइज करते हैं, डिफरेंट कैटलिस्ट यूज करेंगे जो हमारे रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा, तो हम उसको कहेंगे ये सिलेक्टिव हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट है। सिलेक्टिव मीन कि जो चीज़ हम हासिल करना चाहते हैं, सेलेक्ट करना चाहते हैं, वो उसको फॉलो कर रहा है, हमारे रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है। तो कोई ना कोई हम सिलेक्टिव हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट लेंगे और उसके बाद हम उसको जो है पार्शियल ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से कोई ना कोई हम अपना टारगेट प्रोडक्ट बनाएंगे। पार्शियल ऑक्सीडेशन की जो मेजर एप्लीकेशन है वो पॉलीमर इंडस्ट्री में है। पॉलीमर इंडस्ट्री जिसमें आपके प्लास्टिक जितने भी सामान है, जैसे कि चेयर होगी, प्लास्टिक की चेयर, प्लास्टिक की बोतल और प्लास्टिक के जो टॉयज बन के आ रहे, जितना भी प्लास्टिक का मटेरियल है वो पॉलीमर से ही बन के आ रहा है। तो ये इसमें पार्शियल ऑक्सीडेशंस का पॉलीमर इंडस्ट्री में बहुत अहम रोल है। इसके अलावा जो शॉपिंग बैग्स हैं हम जो रूटीन में यूज़ करते हैं ये भी पॉलीमर से बने हैं। और इवन कि आजकल पॉलीमर इंडस्ट्री के अलावा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आजकल कुछ ऐसे जॉइंट बनाए जा रहे हैं जहाँ जो जाके जैसे कि सम टाइम ह्यूमन जॉइंट्स इंजर्ड हो जाता है तो उसकी जगह पॉलीमर का जॉइंट बना के उसकी जगह पे रख दिया जाता है। जैसा सम टाइम स्प्रिंग रखते हैं किसी हड्डी के अंदर, इस तरह जो है जहाँ पे जॉइंट टूट जाता है, हड्डी ब्रेकअप हो जाती है, तो उस हड्डी की जगह एक पॉलीमर का जॉइंट बन रहे हैं और वो फ्लेक्सिबल हैं और इतने यूजफुल हैं और इसकी डिमांड इतनी बढ़ रही है क्योंकि पॉलीमर बिल्कुल उसी तरह बिहेव करता है जिस तरह जो नेचुरल जॉइंट काम करता है। क्योंकि नेचुरल जॉइंट में तो फ्लेक्सिबल भी होती है उस जगह के अंदर, और जो पॉलीमर है वो भी फ्लेक्सिबिलिटी शो करता है, स्ट्रांग भी है और जर्म्स के अगेंस्ट जो है स्टेबल भी रहता है। जर्म्स के लिहाज से स्टेबल है, जर्म्स उसको इजीली अटैक नहीं कर सकते, फ्लेक्सिबल है, स्ट्रांग है। तो ये 3-4 एबिलिटी हैं जिस वजह से पॉलीमर की डिमांड मेडिकल फील्ड में
बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी पॉलीमर की डिमांड बढ़ रही है। तो ये जो सारी एप्लीकेशन मैंने आपको बताई हैं, इन सब में बेसिकली पार्शियल ऑक्सीडेशन का प्रोसेस की इन्वॉल्वमेंट है। अब इसमें हम एक रिएक्शन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बेंजीन टू फिनोल। बेंजीन टू फिनोल ये भी पार्शियल ऑक्सीडेशन की एग्जांपल है, जो इसको हम थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं कि कैसे बेंजीन से हम फिनोल बना सकते हैं। बेंजीन से फिनोल बनाने का जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं क्यूमीन प्रोसेस। क्यूमीन प्रोसेस क्या है कि क्यूमीन प्रोसेस इज इंडस्ट्रियल प्रोसेस फॉर synthesizing phenol and acetone from benzene and propylene. The terms stem from cumene intermediate material during process। कि इसको हम क्यूमीन क्यों कहते हैं कि इस प्रोसेस दौरान एक इंटरमीडिएट बनता है, उसको हम क्यूमीन कहते हैं। और इन शॉर्ट जो है कि क्यूमीन प्रोसेस में हम बेंजीन और प्रोपेलीन को रिएक्ट करवाते हैं और हमारे पास क्या बनता है, फिनोल बनता है। क्यूमीन प्रोसेस की यील्ड 95% है। हमारा जो मेन टारगेट है वो क्या है, फिनोल है, लेकिन उसके साथ कुछ बाई प्रोडक्ट भी बनते हैं जैसा कि एसीटोन है, ये इसका बाई प्रोडक्ट है। बहरहाल मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, मैंने सिर्फ टारगेट कंपाउंड शो किया है कि हम क्यूमीन प्रोसेस से फिनोल हासिल करते हैं, बाई प्रोडक्ट इसका जो है वो एसीटोन है। ये यहाँ से वो क्यूमीन रिएक्शंस क्लियर आपको समझ आ रहा होगा कि ये बेंजीन है, ये प्रोपाइलीन है और ये ऑक्सीडेशन फास्फोरिक एसिड एक्ट एज कैटलिस्ट। फास्फोरिक एसिड यहाँ पे कैटलिस्ट के तौर पे काम कर रहा है और हमारे पास फिनोल बनता है और कीटोन यानी कि एस्टोन बनता है। यहाँ पे जो फिनोल है ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है, टारगेट प्रोडक्ट है जिसको हम हासिल करना चाहते हैं, और जो 95% यील्ड है वो इसी कंपाउंड की है, फिनोल की है। एसीटोन जो है हमारे पास टारगेट प्रोडक्ट है। एसीटोन, हमारा मकसद एसीटोन हासिल करना नहीं है, क्योंकि एसीटोन के इसके अलावा भी और से बहुत चीप और इजी मेथड है जिससे हम हाई यील्ड एसीटोन हासिल करना चाहते हैं। यहाँ पर हमारा एसीटोन बाई प्रोडक्ट है। बहरहाल इस एसीटोन को भी हम वेस्ट नहीं करते, इसको हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करते हैं जहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि हम अपने लैब में यूज़ कर सकते हैं या जहाँ इंडस्ट्री में एसीटोन की रिक्वायरमेंट होती है हम उसे पूरा करते हैं, इसको हम वेस्ट नहीं करते। अच्छा, इसके बाद है मैकेनिज्म। कि मैकेनिज्म मीन कि किसी भी रिएक्शन को जब हम डिटेल से स्टडी करते हैं उसका मैकेनिज्म कहते हैं कि ये कीमीन प्रोसेस में जो फिनोल हमारे पास टारगेट प्रोडक्ट बन रहा है और साइड प्रोडक्ट एस्टोन बन रहे हैं, तो ये कैसे बनेंगे। पहला स्टेप है अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन। कि बेंजीन की अल्काइलेशन, बेंजीन के अंदर एक अल्काइल ग्रुप शो होगा। यहाँ पर एक स्टेप मेंशन नहीं किया गया, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। बेसिकली इस बेंजीन के साथ पहले ये प्रोपाइलीन पहले ऐड होगा, यहाँ पे प्रोपाइलीन ऐड होगा तो ये चीज़ बनेगी। ये ओवरऑल रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पे एक स्टेप मिस है, वो मैं बताता हूँ कि ये बेंजीन से ये चीज़ कैसे बनी है जो फर्स्ट स्टेप में स्टार्टिंग मटेरियल में नजर आ रही है। बेसिकली एक स्टेप मिस है। उस स्टेप में क्या होता है कि ये बेंजीन और प्रोपाइलीन ये आपस में रिएक्शन करते हैं, मैं एरो से शो भी कर रहा हूँ। ये दोनों रिएक्शन करके और ये हमारे पास प्रोडक्ट बनता है। तो ये स्टेप मिस है, आप इसको समझ लीजिएगा। अल्काइलेशन मीन एडिशन ऑफ आर ग्रुप, H3PO4 एक्ट एज कैटलिस्ट। यहाँ पे जो है फास्फोरिक एसिड को हम एज कैटलिस्ट यूज करते हैं। इसके अलावा भी सम टाइम हम एल्यूमिनियम क्लोराइड को भी एज ए कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं है, इसलिए हम फास्फोरिक एसिड को इस प्रोसेस में प्रेफर करते हैं। तो एडिशन ऑफ आर ग्रुप, तो ये हमारे पास एक न्यू प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगा। अच्छा, अब इसमें यार ग्रुप है या रेडिकल है? सर रेडिकल, रेडिकल
तो बेसिकली इसमें हम एल्केलेशन में देखें ना, वही एडिशन ऑफ अल्कीन, प्रोपेलिन का जो ग्रुप होता है वो उसी में एडिशन हो रही है। प्रोपेलिन ग्रुप जो कि स्टेप मिस हो गया, प्रोपेलिन ऐड जो है वो अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, तो उसकी एडिशन हो रही है। इसके बाद है डायरेक्ट ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन टू क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड के ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन। ऑक्सीडेशन मीन यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है और ये हमारे पास फ्री रेडिकल है और ये ऐड होके ये परऑक्साइड बन रहा है। परऑक्साइड मीन जब भी दो एटम कंजक्टिव यहाँ पे आ जाएंगे तो उसको हम परऑक्साइड नॉर्मल यूज करते हैं। अच्छा यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक वेज शो कर रहा है और एक जो है वो डॉट लाइन शो कर रहा है। वेज लाइन शो करता है कि वो बॉन्ड हमारी तरफ है और जो डॉट लाइन है वो बॉन्ड जो है वो बैक साइड पे है। फिर इसमें क्या होता है कि यहाँ पे ये दो वही ग्रुप हैं, अल्काइलेशन के बाद दो मॉलिक्यूल हैं। यहाँ से, जहाँ पे मैं एरो शो कर रहा हूँ, यहाँ से एक जो प्रोटॉन है वो मूव करेगा इस रेडिकल के साथ। देखिए यहाँ पे एक रेडिकल है, एक इलेक्ट्रॉन। आपको पता होना चाहिए, रिमेंबर कि एक कोवैलेंट बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन में देखें एक फ्री रेडिकल है, यहाँ से प्रोटॉन है, प्रोटॉन ब्रेकअप होता है विद होमोलिटिक क्लीवेज। तो प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, प्रोटॉन जब यहाँ पहुंचेगा तो एक इलेक्ट्रॉन पहले का पड़ा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का, तो ये एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे फ्री रेडिकल, तो ये देखें यहाँ पे एक फ्री रेडिकल दिखाया गया है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच गया था। तो उसके बाद यहाँ पे देखें हाइड्रोजन जब ऐड होता है तो पहले OOH है, लेकिन जब एडिशन ऑफ H होगा तो ये क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। रिमेंबर कि ये H कहाँ से आ रहा है, ये फास्फोरिक एसिड से ही आएगा। ओके, तो उसके बाद क्या होगा कि ये बॉन्ड जो है ये बॉन्ड ब्रेकअप हो जाएगा। ये देखें -H2O मीन कि यहाँ से वाटर रिमूव होगा और ये थोड़ी सी रीअरेंजमेंट होती है, इसको हम आई थिंक हुक रीअरेंजमेंट भी कहते हैं। तो ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और आगे जो है वो बॉन्ड इस तरह शिफ्ट हो जाएगा और ये हमारे पास एक किस्म का कार्बोकैटाइन बन गया। तीसरा है क्लीवेज ऑफ क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड टू फिनोल एंड एसीटोन। ये लास्ट टाइप है, टर्मिनल लास्ट रिएक्शन का, कि इसमें क्या होता है कि जो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड है उसकी क्लीवेज होगी, ब्रेकअप होगा इनटू फिनोल और एसीटोन। तो ये देखिए इसमें एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल OH2, फिर क्या होगा, ये OH2 है, ये ऑक्सीजन है, यहाँ से एक H रिमूव होगा और यहाँ से रीअरेंज होकर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये HO पॉजिटिव, यहाँ पे HO पॉजिटिव क्यों है, आपको पता होना चाहिए। एक रूल बना लें, थंब रूल बना लें कि जब भी ऑक्सीजन के ऊपर दो बॉन्ड होंगे तो कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन जब भी ऑक्सीजन जो है वो तीन बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर चार्ज जो है वो पॉजिटिव है। तो ये जैसे ही यहाँ पे देखे पॉजिटिव है, फिर जब एक हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है तो यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव हो जाता है, यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव खत्म हो जाता है क्योंकि यहाँ पे अगेन जो है वो दो बॉन्ड बनाता है जो कि ऑक्सीजन की नॉर्मल वैलेंसी है। तो फिर यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ से H रिमूव होता है। H जैसे ही H रिमूव होगा तो H जैसे ही रिमूव होगा तो ये क्या है, OH है और इससे H बेसिकली यहाँ से रिमूव हो रहा है। जैसे H रिमूव होगा ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है तो क्या बन जाता है, एसीटोन बन जाता है। ये फिनोल हो गया और ये एसीटोन। तो ये हमारे पास फाइनल स्टेप है जहाँ पे फिनोल और एसीटोन बन रहा है। अच्छा, अब इसमें अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो अल्टरनेटिव वे है, अल्टरनेटिव वे के कोई और कौन सा तरीका है कि जो हमारे पास इफेक्टिव हो और उससे हमारे लिए यूज़फुल हो हर लिहाज से, कि हमारा टाइम भी सेविंग हो, इकॉनमी भी सेविंग हो, हर लिहाज से हमारे लिए फ्रूटफुल हो। कोई और मेथड हम हमारे पास है या नहीं, क्योंकि जब भी हम लेबॉर्ट्री में कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रोसेस कर रहे होते हैं तो उसमें डिफरेंट रूट
सजेस्ट किए जाते हैं, डिफरेंट रूट को देखा जाता है। हाँ भाई ये पहला रूट है, इससे ये चीज़ बन रही है, हाँ भाई इसमें कोई ड्रॉबैक तो नहीं है। अगर कोई ड्रॉबैक नज़र आ जाता है तो फिर हम कोई और रूट तलाश करने की कोशिश करते हैं, हमें नए रूट मिल जाते हैं, हम पहले को स्किप कर जाते हैं। फिर जब सेकंड रूट हमारे पास आता है, हम इसमें कोई ड्रॉबैक तो नहीं है, पहले को दूसरे को कंपेयर करते हैं कि इसमें कोई ड्रॉबैक तो नहीं है। अगर उसमें कोई ड्रॉबैक होता है तो हम कोई और रूट सेलेक्ट करते हैं, थिंकिंग करते हैं कि हम किसी तरीके से इम्प्रूवमेंट करने होते हैं। इंडस्ट्री के अंदर एक रिसर्च साइंटिस्ट की जॉब होती है, उसका काम भी ये होता है कि आपने इंडस्ट्रियल प्रोसेस को इम्प्रूव करना है, यानी ऐसे मेथड सोचें, ऐसे स्कीम लेके आएं, ऐसे रिएक्शन करें, न्यू रिएक्शन, जिससे हमें कम से कम हमारा इकोनॉमी यूज़ हो, कम से कम पैसा यूज़ हो और ज़्यादा से ज़्यादा बचत आ जाए, तो उसका काम भी यही होता है। अच्छा, अब ये देखें कि अल्टरनेटिव मेथड ऑफ फिनोल, फिनोल का हमारे पास एक अल्टरनेटिव मेथड भी है कि अगर हम C6H3 के साथ डायरेक्ट रिएक्शन कराएं हाफ O2 और ये बनता है C6H5OH, लेकिन ये कंप्लीट रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पे देखें कि एसीटोन नहीं बना हमारे पास, यहाँ पे कोई एसीटोन नहीं बन रहा, लेकिन सिर्फ क्या बन रहा है C6H5OH। ये सिंगल स्टेप है। अगर हम थोड़ा सा पीछे मैं आपको ले जाऊं तो देखें कि जो क्यूमीन प्रोसेस है वो 3 स्टेप है। पहला कौन सा था? अल्किलेशन ऑफ बेंजीन है, सेकंड है डायरेक्ट ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन है टू क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड, और थर्ड कौन सा है? क्लीवेज ऑफ क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड टू फिनोल एंड एसीटोन। ये 3 स्टेप रिएक्शन है, लेकिन ये कि हमारे पास सिर्फ सिंगल स्टेप रिएक्शन है। अब हम प्रेफर करते हैं सिंगल स्टेप को, हम क्यूमीन को प्रेफर नहीं करते। अब इसकी क्या वजह है? वजह इसकी ये है, एक तो क्यूमीन प्रोसेस से यील्ड 95% है। क्यूमीन प्रोसेस की जो फिनोल की यील्ड है 95% है, जबकि अल्टरनेटिव डायरेक्ट मेथड की यील्ड ज़्यादा है, आई थिंक 99 पॉइंट समथिंग है। इसकी यील्ड ज़्यादा है, इसलिए हम इसको प्रेफर कर रहे हैं। अब जेन में ये भी क्वेश्चन आता है कि देखें इस मेथड में सिर्फ फिनोल बन रहा है और उस मेथड में देखें साथ एस्टोन भी मिल रहा है। आप सोच रहे हैं कि उसमें चलो एस्टोन मिल रहा है तो उसको हम किसी, ये भी हमें फ़ायदा दे रहा है, हमारा बाई प्रोडक्ट ये वेस्ट नहीं है, इसको हम किसी न किसी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एस्टोन को बनाने के लिए इससे भी और बहुत से चीप मेथड हैं और हाई यील्ड मेथड हैं कि उससे हम स्टोन को बना सकते हैं। इसलिए यहाँ पे हम स्टोन की परवाह नहीं करेंगे कि वो हम इस स्टेप में हमारे पास लॉस हो रहा है, इसलिए हम सेकंड मेथड को प्रेफर करेंगे क्योंकि इसकी यील्ड ज़्यादा है और ये टाइम सेविंग भी है, हमारे पास टाइम सेविंग है, इकॉनमी सेविंग है, तो इसलिए नेक्स्ट example of catalyst investigated for the similar process। अब इस सिंगल स्टेप के जो हम कैटलिस्ट यूज करते हैं उसके लिए आयरन containing zeolite with silicate framework type, mixture of iron chloride, silicon oxide, photocatalyst based on platinum H2SO4, titanium oxide, and various vanadium salt। ये डिफरेंट किस्म की कैटलिस्ट हम इस प्रोसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं जो सिंगल स्टेप फिनोल है। सिंगल स्टेप ये वाला, ये जो लास्ट पे आपको मैं दिखाया अल्टरनेटिव मेथड, इस मेथड के लिए जो कैटलिस्ट यूज़ हो रहे हैं वो आयरन क्लोराइड है, सिलिकॉन ऑक्साइड है, फोटो कैटलिस्ट यानी ऐसे कैटलिस्ट जो लाइट के सोर्स में यूज़ होते हैं, और प्लेटिनियम, सल्फ्यूरिक एसिड, टाइटेनियम, इन तीनों का मिक्सचर, और वेरियस वेनेडियम साल्ट, वेनेडियम के डिफरेंट काइंड ऑफ साल्ट, उनको भी हम इस तरह यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है हेट्रोजिनाइज्ड
होमोजीनियस एंड हाइब्रिड कैटलिस्ट। हेट्रोजेनाइज्ड होमोजीनियस कैटलिस्ट क्या होता है कि होमोजीनियस कैटालिस्ट का हमें पता है कि जिसमें कैटलिस्ट और रिएक्टेंट सेम फेज में हो, चाहे दोनों को दोनों लिक्विड में हो सकते हैं, दोनों को दोनों गैस में हो सकते हैं, या दोनों को दोनों सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं, जिसे हम सॉलिड स्टेट रिएक्शन कहते हैं। तो उसको हम उसको भी हम होमोजीनियस कह सकते हैं, होमोजीनियस कैटालिसिस, क्योंकि फेज सेम है। सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड, गैस गैस, तीनों कंडीशंस में ये होमोजीनियस कैटालिसिस है। मे बी आपके लिए थोड़ा सी सॉलिड सॉलिड एग्जांपल न्यू हो, बहरहाल ये भी एक होमोजीनियस कैटालिसिस एग्जांपल है, क्योंकि सॉलिड स्टेट में जो फेज है वो सबका वो एक जैसा ही है। अच्छा, अब इसमें होता ये है कि होमोजीनियस कैटालिसिस मैंने बता दिया आपको, और हेट्रोजीनियस कैटालिसिस वो होता है जिसमें सेफ फेस डिफरेंट हो, जैसे कि लिक्विड गैस भी हो सकता है, लिक्विड सॉलिड भी हो सकता है, या गैस सॉलिड हो सकता है, लिक्विड सॉलिड हो सकता है, डिफरेंट फेज है, उसकी डिफरेंट पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब हेट्रोजीनियस होमोजेनाइज क्या होता है? समटाइम ऐसे रिएक्शंस होते हैं जब हम रिएक्शंस को ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं। ऑप्टिमाइज मीन कि हम उस रिएक्शंस को इम्प्रूव कर रहे होते हैं, उसकी यील्ड को इम्प्रूव कर रहे होते हैं, या समटाइम हमारे पास कोई ऐसा साइड प्रोडक्ट आ जाता है जिसको हम चाहते हैं कि वो हमारे पास ना बने। तो फिर क्या होता है कि होमोजीनियस कैटलिस्ट को मॉडिफाई करते हैं हम, कि फर्स्ट करें होमोजीनियस कैटलिस्ट से कोई हमारे पास बाई प्रोडक्ट ज़्यादा आ रहा है, या कोई ऐसा केमिकल बन रहा है जो एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय करता है, एनवायरनमेंट में पोल्यूशन क्रिएट करता है, या एनवायरनमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा डिजीज काज कर रहा है। फिर हम क्या करते हैं? मॉडिफिकेशंस करते हैं। कैटलिस्ट हमारे पास होमोजीनियस होगा, उसके साथ कोई और हम पार्टिकल ऐड कर देंगे, तो वो होमोजीनियस कैटलिस्ट क्या बन जाएगा? हेट्रोजीनियस में कन्वर्ट हो जाता है। याद रखें कि होमोजीनियस कैटलिस्ट में कैटलिस्ट क्या होता है? जो यूनिफॉर्म होता है। होमोजीनियस कैटलिस्ट, जैसा कि फर्ज करें कि आपके पास कोई लिक्विड फॉर्म में कैटलिस्ट है, तो वो सारा का सारा क्या होगा? होमोजीनियस होगा, तो यूनिफॉर्म होगा, उस सारी कंपोजिशन क्या है वो यूनिफॉर्म होगी। हेट्रोजीनियस की कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होती। जैसे ही होमोजीनियस के ऊपर आप कोई और पार्टिकल, कोई मेटल फिक्स कर देते हैं, तो उसमें क्या होगा कि वो क्या बन जाएगा? होमोजीनियस हेट्रोजीनाइज में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। फर्स्ट करें कोई हमारे पास ऑर्गेनिक लिगेंड है, तो ऑर्गेनिक लिगेंड के साथ जो है हम सिलिकॉन सिलिका SiO2 के पार्टिकल हम फिक्स कर देते हैं, SiO2 के पार्टिकल मिक्स करते हैं। तो SiO2 के पार्टिकल मिक्स करने से क्या हो जाएगा? फर्ज करें कि आप अ, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास होमोजीनियस था, सिलिका पार्टिकल एक पोर्शन पे होंगे, एक पोर्शन पे नहीं होंगे, तो वो होमोजीनियसली मिक्स नहीं होंगे। फर्ज करें में भी राइट कॉर्नर पे हूँ, लेफ्ट पे ना हूँ, लेफ्ट पे हूँ, राइट पे ना हूँ, ऊपर हूँ तो नीचे ना हूँ, अगर बॉटम पे पार्टिकल नहीं है तो टॉप पे होंगे। तो इस तरह जो होमोजीनियस कैटलिस्ट होगा उसको हम हेट्रोजेनाइज करेंगे। वजह क्या, और इसका फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि उससे जो यील्ड है, रिएक्शन एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। Chemists have begun to look at catalytic system that cannot simply be defined as either homogeneous or heterogeneous। तो इसको हम कैटालाइटिक सिस्टम को हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि होमोजीनियस क्या है या हेट्रोजीनियस क्या है। रिसर्च हैज सेंटर्ड ऑन ट्राइंग टू अचीव द बेस्ट ऑफ बोथ सिस्टम। साइंटिस्ट इस कोशिश में है कि हम दोनों कैटालिसिस प्रोसेस को, हेट्रोजीनियस होमोजेनियस को मिक्स करके हम बेस्ट अचीवमेंट हासिल कर सकें, हम बेस्ट रिएक्शन हासिल कर सकें, हाई यील्ड हासिल कर सकें, या कम से कम साइड प्रोडक्ट हम हासिल करना चाहते हैं। हाई सेलेक्टिविटी ऑफ होमोजेनियस कैटलिस्ट कपल्ड विद द ईज ऑफ सेपरेशन ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, यानी होमोजीनियस कैटालिस्ट को हम मिक्स करते हैं विद द हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। दिस अप्रोच इज समटाइम referred to as heterogenizing homogeneous catalyst। तो इस अप्रोच को हम क्या कहते हैं? हेट्रोजीनियस हेट्रोजेनाइजिंग होमोजीनियस
कैटलिस्ट। ओलिगोमराइजेशन एंड पॉलीमराइजेशन, हम ये आगे हम डिस्कस करेंगे कि हेटेरोजीनाइज कैसे हम सिलिकॉन को ऑर्गेनिक लिगेंड में मिक्स करते हैं और कैसे वो हेटेरोजीनियस बनता है। ओलिगोमराइजेशन एंड पॉलीमराइजेशन, की पॉइंट क्या है इसका ओलिगोमराइजेशन का और पॉलीमराइजेशन का, कि इथीन कैन बी ओलिगोमराइज्ड टू लीनियर अल्कीन बाय होमोजेनियस कैटलिस्ट विद ए निकल कैटलिस्ट। इथीन को हम ओलिगोमराइजेशन प्रोसेस से, एक काइंड ऑफ पॉलीमर प्रोसेस है, तो उसे हम लीनियर अल्कीन बना सकते हैं by homogeneous catalysis with the help of nickel catalyst. Heterogeneous Ziegler-Natta catalyst are also used in alkene polymerization. इसको हम alkene polymerization में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोजी अरमान मैकेनिज्म डिस्क्राइब दियर फंक्शन, ये आगे मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे कि ये मैकेनिज्म किस तरह अपनी प्रॉपर्टी को शो करता है, क्या चीज़, इसके क्या एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज हैं, कौन सा प्रोडक्ट इससे हम हासिल कर सकते हैं। लो मॉलिक्यूलर मास होमोजेनियस कैटलिस्ट आल्सो कैटलाइज अल्कीन पोलिमराइजेशन रिएक्शन, कि ऐसे होमोजेनियस कैटलिस्ट जिनके मॉलिक्यूलर मास लो होते हैं, वेट में हल्के होते हैं, इतने हैवी नहीं होते, तो उसको हम कहते हैं लो मॉलिक्यूलर मास हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट। उससे हम एल्कीन पोलिमराइजेशन होता है, एल्कीन का जो मोनोमर होता है उसमें डबल बॉन्ड होता है। कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर पॉलीमर टैक्टिसिटी इज पॉसिबल विद जुडिशियस लिगेंड डिज़ाइन। अगर हम लिगेंड को डिज़ाइन करें तो हम पॉलीमर टैक्टिसिटी हम हासिल कर सकते हैं। पॉलीमर टैक्टिसिटी क्या है, कि ऐसा पॉलीमर जिसके हर कार्बन क्या हो, एक कायरल सेंटर हो, और वो कायरल सेंटर जो है वो रिपीट हो। अगर फर्ज करें कि एक पॉलीमर है और उसमें 10 कार्बन है, तो उसमें 10 कायरल सेंटर बनेंगे, तो वो उस कायरल सेंटर में रेपिटेशन हो, जैसा कि आर एस आर एस, जो एक कार्बन कायरल सेंटर है वो आर शो कर रहा है, दूसरा एस शो कर रहा है, तीसरा आर, फिर एस, आर एस। इस रूटीन से अगर वो सारे कॉर्नर आ रहे हैं तो हम कहते हैं पॉलीमर टेक्टिसिटी, कहते हैं कि सिमिलर स्टीरियो स्टीरियो सेंटर अगर रिपीट हो रहा है तो समटाइम ये भी होता है कि उसमें सारे आर भी हो सकते हैं, सारे एस भी हो सकते हैं, तो एक ही पैटर्न से जब रिपीट होते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री में अंदर, तो उसे हम कहते हैं पॉलीमर टेक्सिटी। बहरहाल हम ये जो पॉइंट मैं मेंशन कर रहा हूँ इसको मैं आगे डिटेल से डिस्कस करता हूँ। पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये ओलिगोमर क्या होता है। ओलिगोमर in chemistry and biochemistry, an oligomer is a molecule that consists of few similar identical repeating unit, कि इसमें एक सिमिलर या आइडेंटिकल रिपीटिंग यूनिट होते हैं which could be derived or actually conceptually from copies of small molecule। एक स्मॉल मोनोमर मॉलिक्यूल होता है, लेकिन उसमें दो या दो से ज़्यादा आइडेंटिकल ग्रुप्स होते हैं, फंक्शन ग्रुप होते हैं। फ्यू ओलिगो मीन फ्यू और मर मीन पार्ट, ये ग्रीक लैंग्वेज से डिराइव किया गया है, यानी कि फ्यू पार्ट। इन शॉर्ट के ओलिगोमर वो छोटे मोनोमर्स होते हैं जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा आइडेंटिकल ग्रुप्स होते हैं, फिर वही ओलिगोमर जब मिलते हैं बहुत सारे तो पॉलीमर बनता है, और इस पास हम कहते हैं ओलिगोमराइजेशन कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा मोनोमर मिक्स हो रहा है जिस जो कि ओलिगोमर है। फर्ज करें कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि एक फंक्शनल ग्रुप है, उसके अंदर मोनोमर है, उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड भी है और साथ क्लोरीन आ रहा है, तो उसी एक मोनोमर के अंदर जो है एक साइड पे जो है ट्रिपल बॉन्ड क्लोरीन, फिर साइड पे ट्रिपल बॉन्ड क्लोरीन, तो ये सिमिलर एनवायरनमेंट आ रहा है, तो इसको जो है हम ओलिगोमर कह सकते हैं। या एक ही मोनोमर दोनों OH ग्रुप हैं, एक ही मोनोमर के अंदर दो OH ग्रुप आ गए हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं ओलिगोमर कह सकते हैं उसको हम। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि होमोजेनियस कैटालिसिस के क्या एडवांटेज है, इंडस्ट्री के अंदर क्या फ़ायदे हैं, क्या एप्लीकेशन है, और हेट्रोजेनाइज होमोजेनियस मीन हमने
होमोजीनियस को हेटेरोजेनाइज कैसे बनाएंगे, या हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट की इंडस्ट्री लेवल पे क्या इंपॉर्टेंस है। मीन एक ऐसा मोनोमर होता है जिसमें फ्यू, दो या दो से ज्यादा जो है आइडेंटिकल यूनिट होते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक ट्रिपल बॉन्ड है, एक फंक्शनल मोनोमर एक ही है, लेकिन उसी के अंदर दो ट्रिपल बॉन्ड आ गए हैं या दो OH ग्रुप आ गए हैं, तो वो आइडेंटिकल हैं जो ग्रुप आ रहे हैं, लेकिन है मोनोमर है। फिर यही मोनोमर जब मिलके पॉलीमर बनाते हैं, तो वैसे नॉर्मली हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन प्रोसेस है, लेकिन इस पॉलीमराइजेशन प्रोसेस को हम ओलिगोमराइजेशन भी कहते हैं। क्यों? इसके अंदर एक ऐसा मोनोमर इंटरमिक्स हो रहे हैं जो कि क्या है, ओलिगोमर है। ऐसा मोनोमर जिसके अंदर फ्यू आइडेंटिकल और रिपीटिंग सिमिलर यूनिट होते हैं। सर उसी सिमिलर यूनिट को तो पॉलीमर कहते हैं हम, पॉलीमराइजेशन। क्वेश्चन एंड पे भी नहीं है, वैसे तो ज्यादा होता जा रहा है। वैसे भी आपने 2 लेक्चर इतने बड़ी बड़ी स्लाइड्स एंड पे डिस्कशन एंड पे होगी। जैसा कि ये इसमें क्या है कि हम अल्कीन मॉलिक्यूल बना रहे हैं, अल्कीन मॉलिक्यूल इसमें हम बना रहे हैं। ये एक कैटलिस्ट है और इसमें एक जो है इथाइलिन जो है वो मोनोमर यहाँ पे ऐड हुआ है निकल के साथ, और जैसे ही ऐड होगा तो ये CH2CH3। तो पहले यहाँ से क्या होता है कि इसमें CH2CH3 के अंदर रीअरेंजमेंट होती है। क्या अरेंजमेंट होती है, देखें ना, ये CH2CH2 है, ये वाला H जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो पहले यहाँ पे CH2 है, ये बन जाएगा CH3, इसलिए ये CH2 और CH3 ये यहाँ वाला H माइग्रेट होके यहाँ पे आ गया है। इसको हम टाटोमराइजेशन भी कह सकते हैं कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जब प्रोटॉन की शिफ्टिंग होती है तो उसको हम टाटोमराइजेशन कहते हैं। फिर इसके अंदर एक और इथाइलिन का मॉलिक्यूल ऐड होगा, ये ऐड हो रहा है, और फिर क्या होगा, उस माइग्रेशन होती है, यानी कि ये दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, एक ही जाते हैं CH2CH3, ये एंड पे चला जाएगा, दरमियान में CH2CH2, ये दो यहाँ पे ऐड होंगे। फिर एक और इथाइलिन का मोनोमर ऐड होगा, और उसके बाद जो है ये हमारे पास N में जितने भी मोनोमर ऐड हो रहे हैं यहाँ पे वो हम N शो कर देंगे। और फाइनली क्या होगा कि यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन होगी। ये जहाँ पे निकल जिस कार्बन से डायरेक्ट अटैच है वो पहली कार्बन अल्फा होगी, फिर बीटा होगी। देखें यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH2 है, लेकिन प्रोडक्ट में देखें कि यहाँ पे CH2 अल्फा का हाइड्रोजन रिमूव नहीं हुआ, बल्कि जो बीटा कार्बन है वो CH बन गई है। तो उसमें क्या है, ये डबल बॉन्ड है। तो जो एंड प्रोडक्ट है कि कैसे ये मैकेनिज्म या रिएक्शन एंड होगा, तो उसमें ये बीटा एलिमिनेशन हो रही है। बीटा एलिमिनेशन की वजह से ही ये न्यू प्रोडक्ट बन रहा है। अगर मैं इसको देता हूँ अल्फा बीटा गैमा एंड सो ऑन, तो ये दो H है, एक H जो है वो रिमूव होगा, तो ये जो सिंगल बॉन्ड यहाँ पे होगा वो डबल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हमारे पास रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। अब यानी वो कौन सी ड्राइविंग फोर्स है कि जो इस रिएक्शन को स्टार्ट कर रही है, और कौन सी वो ड्राइविंग फोर्स है जो इस रिएक्शन को स्टॉप कर रही है। ड्राइविंग फोर्स ये मोनोमर है, ये मोनोमर है जो उसको एक्टिवेट करता है, या ये निकल कैटलिस्ट जो एक्टिवेट करता है, इस रिएक्शन स्टार्ट होता है। और जो बीटा एलिमिनेशन ये ऐसा स्टेप है जहाँ पे रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। तो अब मैं अटेंडेंस चेक कर लूँ और उसके बाद आपके क्वेश्चंस आंसर होंगे।